NCERT 7 चैप्टर 3 क्लास 7 का जो आधा बचा हुआ था भूज भूकंप के बाद आगे का देखेंगे। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा इससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 होती है इससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमने केवल उसी को ही अंडरलाइन किया है। आप लोगों से अनुरोध है कृपया करके इसे कॉपी पर भी उतार लिया करें। मुख्य स्थलाकृतियाँ अपर्दन एवं अपक्षय नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। कृपया करके अंडरलाइन जितने भी चीज़ है उससे अपने कॉपी में नोट कर लिया करें ताकि रिवीजन करने में दोबारा परेशानी ना हो। और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, पर नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जल प्रतापी बनती है। देखिए मिट्टी को कैसे काटते हुए नदी जमीन पर आ रही है, मतलब नीचे की ओर गिर रही है। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदा का मतलब भी मिट्टी होता है। विश्व में हजारों छोटे जल प्रपात है। सबसे ऊंचा जल प्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला एवं एंजेल जल प्रपात है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ था। अन्य जल प्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जल प्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जल प्रपात। ये है नियाग्रा जल प्रपात। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्प के किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समर्थ के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चांप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी की अन्य
नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं। ये बाढ़ मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। बाढ़ जब आता है तो वो उस सर्प के समान इधर उधर मुड़ता है। मुड़ने के बाद जो थोड़ी सी कट जाती है किनारे में, उसे चाप झील कहते हैं। और दोनों साइड निक्षेप के कारण ये मिट्टियाँ जो लाई हुई अवसाद होती हैं अलग हो जाती हैं, उन्हें तटबंध करते हैं। और जो बाढ़ आता है उस नदी जो है सांप के आकार की मुड़ जाती है, इसीलिए इसे विसर्प कहते हैं। विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढो जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। हो सकता है जिसकी वितारिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसाद के इस संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। ये नदियाँ हैं। मुख्य नदी जो आती है वो अनेक धाराओं में बट जाती है, उसे डेल्टा कहते हैं। और वितरिका यानी सभी अलग अलग धाराओं में बटने के बाद यह वापस समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्र तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरारें विकसित होते हैं। समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। देखिए समुद्री गुफा। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। ये हैं गुफा सी बन जाती है, उसे तटीय मेहराब कहते हैं।